आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Me, Nazir Ahmad Najjar, lecturer of Political Science, BHS Maidapura. We today's topic for 11th class, and our today's topic is India is a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and we have to explain it. बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आज का हमारा जो टॉपिक है वह हमें ये बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है या इंडिया जो है ये एक सॉवरेन है, ये सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है. जैसे बच्चों हम जानते हैं कि प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल जैसे मैंने पहले बता दिया, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It is the introduction of the Constitution. The preamble proclaims that the people of the India have resolved to constitute India. जैसे हम जानते हैं कि प्रेम्बल ये प्रोक्लेम करता है कि जितने सारे लोग जो हैं ये ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ द कंट्री होती है, तो उन्होंने हिंदुस्तान को बनाने में बहुत ही बड़ा मदद किया है, यानी उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उनका बड़ा हाथ है कि उन्होंने इंडिया को बना दिया है, सॉवरेन बना दिया है, सोशलिस्ट सेक्युलर बना दिया है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बना दिया है. यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जिनसे हमें बिल्कुल ये पता लगता है कि किस तरह से हम वजाहत कह सकते हैं कि इंडिया सॉवरेन है. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सॉवरेन के माने क्या हैं. सॉवरेन के माने ही खुद मुख्तार है. खुद मुख्तार वो होता है जिसको इख्तियार होता है, यानी इसमें सभी इख्तियार जो होते हैं उनको हासिल होते हैं. तो उन इख्तियार की बिना इनकी बदौलत इनको दूसरे कंट्रीज़ या बंदे जो होते हैं उनके सामने सर झुका कर नहीं जाना पड़ता है, न कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सभी चीज़ें उसके पास अपनी होती हैं. उसके माने ये हैं कि जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गई तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इंडिया जो है ये देयर इज़ नो सब्जेक्ट टू एनी फॉरेन रूल. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट फॉरेन रूल पे नहीं रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक तरफ से बेग बारोइंग थी. जो हमने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ रूल्स लिए थे, कुछ राइट्स अलग अलग लिए थे, लेकिन जब यहाँ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गई तो ये माथती जो थी ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई. इंडिया एक खुद मुख्तार स्टेट है जो खुद मुख्तार इंटरनली भी है और एक्सटर्नली पे है, यानी जितने सारे उनके अंदरूनी और बैरूनी मामला थे उनमें अब ये सॉवरेन हो गई. कोई भी कंट्री हिंदुस्तान को कंपेल नहीं कर सकती कि आप मुझे फॉलो करो या मुझे नहीं फॉलो करो. ये अब उनके इख्तियार में नहीं है, यानी उनकी पॉलिसी होगी, यानी फॉरेन जितनी सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ये इंडिया पे दबाव नहीं डाल सकती कि आप हमारी जो पर्टिकुलर पॉलिसी है हमारी आप उनको फॉलो करो या ना करो. आप उनको इख्तियार है हिंदुस्तान वालों को. हम इस सॉवरेन के तहत, सॉवरेनिटी के तहत कोई भी लॉ यहाँ पे बना सकते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के इख्तियार में हैं. जितने सारे लॉज हम बनाने चाहें हम बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का पास है वो हमें रखना है. उतना ही नहीं, जब हमें यहाँ पे लगे कि कुछ कवानीन जो हैं या कुछ एक्ट जो हैं यहाँ पे अमेंड करने लाजमी होते हैं तो हम अमेंड भी कर सकते हैं, यानी हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसी के हिसाब से जब हम देखते हैं कि कोई चेंज जो करनी होती है या किसी लॉ में बिजनेस लानी है या कोई कोई लॉ जो है चेंज करना होता है, तो हम मेजॉरिटी के हिसाब से बाय टूथ और मेजॉरिटी उसको पास करवाते हैं. तो उसके बाद यहाँ पे अमेंडमेंट होती है. कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि सॉवरेनिटी जो है ये यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं होती, क्योंकि इंडिया जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में, तो यहाँ पे ये एब्सोल्यूट नहीं है. लेकिन ये करेक्ट नहीं है. इंडिया जो है ये मेंबर है कॉमनवेल्थ नेशंस का और यहाँ पे उसकी अपनी आज़ादी
के विल हैं, यानी उनके विल्स हैं, यहाँ पे फ्रीडम है, हर कोई चीज़ है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल, देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स, यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं है। कॉमनवेल्थ नेशंस इज़ नॉट ए सुपर स्टेट, वो कहते हैं कि कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ नेशन जो है यहाँ का कोई सुपर स्टेट नहीं है। एंड वी शुड नॉट, इट इज़ नॉट compulsory for we people for this state to obey its rules and regulations as we are having the constitution of our own. Second point is India is a socialist state. यहाँ पे 42वीं तरमीम के मुताबिक सोशलिस्ट वर्ड जो है ये इंसर्ट किया गया है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। मिस्टर सवारन सिंह जो चेयरमैन ऑफ कांग्रेस कमेटी थे फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज सैड, उसने कहा दैट द प्रपोज्ड डिसीजन टू इंस्क्राइब सोशलिज्म इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शोज द नेशनल रिजॉल्व टू वर्क फॉर ए न्यू। यहाँ पे उसने देखा कि सोशलिज्म के माने हैं, उसने किया कि जितने सारे यहाँ पे डिसीजंस होते हैं सोशलिज्म को बनाने में, जितने सारे डिसीजन दिए जाते हैं, तो उन हर का मुद्दा और मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को नया कुछ देना होता है, कुछ इनिशिएटिव देने हैं, यहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें देनी होती हैं जिससे हमारी कंट्री जो है इस तरीके से यहाँ पे फंक्शन कर सके। तो यहाँ पे न्यू सोशो इकोनॉमिक रेवोल्यूशंस होनी चाहिए, इनकलाबात होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इंडिया इज सेक्युलर स्टेट। जैसे बच्चों हम जानते हैं कि सेक्युलर के माने क्या हैं। यहाँ पे चूँकि इंडिया जो है ये मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कल्चरल है, मल्टी लैंग्विस्टिक है, यहाँ पे मल्टी है यानी एक से ज़्यादा मज़ाहिब है, यहाँ पे बहुत सारी ज़बानें हैं, यहाँ पे हमारा कल्चर जो है ये भी मल्टी है यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं लफ्ज़ सेक्युलर की, इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट इंडिया इज़ डिक्लेयर्ड ए सेक्युलर स्टेट, यानी 42वें तरमीम के मुताबिक इंडिया जो है ये इसको सेक्युलर स्टेट का नाम दिया गया है। क्लियर वर्ड्स सच ए सिस्टम इज adopted in the constitution that India is made secular state without any doubt। किसी शक के बगैर यहाँ पे जो इंडिया था ये एक सेक्युलर स्टेट बनाई गई है। जैसे स्मिथ कहता है कि सेक्युलर स्टेट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है फ्यूचर इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। और यहाँ पे मॉडर्न जो लिबरल डेमोक्रेसी जो है तो उसके लिए उसका इंस्पायर होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये इनसेपरेबल होना चाहिए। जब सेक्युलरिज्म की बात होती है तो मिस्टर सवारन सिंह जो एक्सप्लेन करते हैं, वी डू नॉट मीन दैट वी आर अगेंस्ट एन रिलीजन। उसके हरगिज़ माने ये नहीं है कि हम किसी मज़हब के खिलाफ हैं या किसी मज़हब को चेंज करने पे तुले हुए हैं, यानी हर एक को यहाँ पे मज़हब की आज़ादी है। जितने सारे मज़हब है यहाँ कोई भी अपना मज़हब जो है प्रीच कर सकता है, कोई भी अपने मज़हब की तालीम हासिल कर सकता है। यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट उसके लिए नहीं है। यहाँ पे हमारा मतलब है कंट्री बेस पे कि ये सिंबल जो है हमें हर एक रिलीज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर एक रिलीज रखने वाले लोगों की कदर होनी चाहिए। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है यहाँ पे इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट। बच्चों जैसे आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेट के माने हैं वो स्टेट जहाँ पे लोगों के लोगों को बराबर के हुकूक दिए जाते हैं और लोगों से हुकूमत बनती है, लोगों के लिए बनती है और लोगों की ही हुकूमत होती है। जो इंडियन पॉलिटी है ये बेस करती है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे। यहाँ पे जो पीपल होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो सॉवरेन अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। ये गवर्नमेंट जो होती है लोगों की होती है और लोगों से होती है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स उनके होते हैं ये यहाँ पे इलेक्टेड होते हैं एक ख़ास मुकर्रर वक्त के लिए। जब लोगों को लग जाए कि ये हमारी भलाई के काम करते हैं तो वो अपने पोस्ट पे या अपने ऑफिस में रह सकते हैं, लेकिन जब लोगों को लगे कि ये हमारी मांगें जो हैं पूरी नहीं करते हैं या ये यहाँ पे वेलफेयरनेस ऑफ स्टेट के बारे में नहीं कर सकते हैं
तो उस वक्त जो इलेक्शंस हैं या 5 साल के मुद्दे के बाद या कभी भी यहाँ पे री-इलेक्शन करवा सकते हैं। तो अपने इन लीडर्स को चेंज करके यहाँ पे दूसरे एक्सपर्ट लीडर जो होते हैं उनका इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा 5वां पॉइंट है इंडिया इज ए रिपब्लिक स्टेट। ये जो वर्ड रिपब्लिक है इसके मीन्स हैं दैट द हेड ऑफ द स्टेट शैल बी एन इलेक्टेड वन। जो स्टेट का हेड जो है ये यहाँ पे इलेक्टेड होना चाहिए, ये सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। कुछ वक्त के लिए, जितने वक्त के लिए आप इसमें रह सकता है, तो यहाँ पे इलेक्टेड होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे कोई रोम ऐसा नहीं है जहाँ पे मनार्की का निज़ाम चलिए, मनार्की कहते हैं। अगर कोई शहनशाही यहाँ पे करे, तानाशाही करे यहाँ पे, यानी अपनी एक बंदा मनार्की माने हैं, एक बंदा जो अपनी मर्जी के खिलाफ, मर्जी के मुताबिक सारे लोगों पे राज करता है, तो यहाँ पे मनार्की के लिए कोई जगह नहीं है, जैसे इंग्लैंड में है। एट द टाइम ऑफ एग्जिबिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन ओथ। जब यहाँ पे प्रेसिडेंट को ऑफिस दिया जाता है या प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहाँ पे होता है, तो उसके बाद उसको हलफ दी जाती है। तो हलफ में उसे ये कहा जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी। तो वो वहाँ पे हलफनामे पे कहता है कि मैं खुदा के नाम पे या इन द नेम ऑफ द पीपल मैं यहाँ पे ये मानता हूँ कि जो मैं काम करूँगा वो लोगों की भलाई के लिए करूँगा, जिसमें मुझे हर तरह से किसी डर या सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पे किसी डर के खौफ खतर के यहाँ पे लोगों की भलाई के लिए काम करूँगा, तो उसको भी यहाँ पे वो दिया जाता है। यहाँ पे जब वायलेशन होती है, इवेंट ऑफ वायलेशन जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। अगर यहाँ पे ये लगा कि प्रेसिडेंट जो है ये यहाँ पे काबिल का काम का नहीं है, तो उस वक्त इम्पीचमेंट के ज़रिए से जो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो उनकी वसादत से इसको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से। यानी यहाँ पे नए प्रेसिडेंट का भी हम इंतखाब कर सकते हैं, जिसके माने हैं रिपब्लिक। हैज़ द इंडियन प्रेसिडेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, इंडिया का प्रेसिडेंट होता है या स्टेट का प्रेसिडेंट जो होता है, ये लोगों के सामने अकाउंटेबल होता है। जो कुछ वो करे उसको लोगों के सामने उसका हिसाब देना पड़ता है। हाउएवर द डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जब यहाँ पे हम डिवाइस की बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी से, यहाँ पे इनिशिएटिव्स है, रेफरेंडम या रिकॉल जो है, आर नॉट अवेलेबल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए अवेलेबिलिटी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू that we have to explain it that India is a sovereign, socialist, secular, democratic and republic state. The preamble proclaims that the people of India have resolved to constitute India and as sovereign, socialist, secular, democratic and republic. There are a few features of the Indian political system. Number one, that is India is a sovereign state. It means that now, after the promulgation of the Constitution, India is not subject to any foreign rule. India is now a sovereign state, internally as well as externally. No other country can compel India to follow or not to follow a particular policy. We can now make any law remaining, of course, within the limits imposed by our own Constitution. We can also amend our Constitution in accordance with the procedure laid out in the Constitution. Some people are of the view that the sovereignty is not absolute because of India's membership of the Commonwealth of Nations. This is, however, not correct. India is a member of the Commonwealth of Nations according to her own free will. There is no constitutional binding. Commonwealth of Nations is not a super state. Second one is India is a socialist state. By 42nd Amendment Act, word socialist is inserted in the preamble of the Constitution. Mr. Saran Singh, the chairman of the Congress Committee for the Constitutional Congress, said that the proposed decision to inscribe socialism in the preamble of the Constitution shows the national resolve to work for a new socio-economic revolution. Third one point is India is a secular state.
By inserting the word secular in the preamble of the Constitution by 42nd Amendment, India is declared a secular state in clear words. Such a system is adopted in the Constitution that India is made secular state without any doubt. In the words of Smith, the secular state is important to future of Indian democracy itself. It stands or falls as basis and inseparable commit of the modern liberal democracy. By secularism, Mr. Savan Singh explained, we do not mean that we are against any religion. On the contrary, it symbolizes our respect for all the religions and desire to treat them at par. Fourth one point is that India is a democratic state. The Indian polity is based on the democratic principles. The people elect their representatives who use the sovereign authority on behalf of the people. The government is of the people and for the people. The representatives are elected periodically by the people. Fifth and last point is India. India is a republic state. The word republic means that the head of the state shall be an elected one for a fixed tenure. In Indian Constitution, there is no room for any hereditary monarch like the one in England. At the time of assumption of office, the president has to take an oath to devote himself to the service and well-being of the people of India. In the event of the violation of the Constitution, the president can be impeached and removed from the office. Hence, the Indian president is accountable to the people. However, the devices of the direct democracy, initiative, referendum, or recall are not available in the Indian Constitution. Dear students, this was lesson for you today. Thank a lot for your positive cooperation. Hope that you will prepare yourself to come forth tomorrow with a great attitude to learn one more lesson. Thank a lot.